नाउ इफ़ यू सी, सबसे पहले कल हमने बात कर ली थी थोड़ी सी ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है, प्रोज एंड कॉन्स वी हैड सीन, राइट. सो टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. देखो, ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, इसकी भी हमने पहले भी बात की है, राइट. जब हम ड्रेनेज पढ़ रहे थे, याद करो, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द रिवर्स इन द कंट्री, तो रिवर्स में जब हम एंड में वी आल्सो स्पोक अबाउट इंटरलिंकिंग, राइट, कि उसका मेन ज़रूरत क्या है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो वाटर सरप्लस हैं और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वाटर डेफिशिएंट हैं. तो एक जगह फ्लड्स आ जाते हैं, एक जगह ड्रॉट आ जाते हैं. तो बेहतरीन ये है कि अगर दोनों को जोड़ दो और जोड़ के जो है एक अच्छा बैलेंस बन जाए, राइट. दैट इज कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. ठीक है. तो मेनली क्या है कि इंडिया में एक डिमांड सप्लाई गैप है. डिमांड सप्लाई गैप है. हिमालयन रिवर्स सरप्लस में है और पेनिनसुलर रिवर्स डेफिसिट में है. तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए लिंकिंग की बात होती है. ठीक है. अब जो सबसे पहले इंडिया में जो आइडिया दिया गया था कि हमको रिवर्स जोड़ने चाहिए, द फर्स्ट एवर टाइम द आइडिया वाज गिवन इन 1919 मद्रास प्रेसिडेंसी के जो चीफ इंजीनियर थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के एक चीफ इंजीनियर थे सर आर्थर कॉटन. सर आर्थर कॉटन, जिन्होंने सबसे पहली बार इस इंटरलिंकिंग की बात की थी, राइट. ही वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड मेंशनिंग इन इंडिया कि इंडिया में कुछ ऐसा अगर इंटरलिंकिंग हो जाए तो हमारे बहुत सारे फ्लड्स वगैरह के जो प्रॉब्लम है वो सही हो सकता है. हाँ, सर आर्थर, चीफ इंजीनियर, ही वाज द चीफ इंजीनियर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, कॉल्ड एज सर आर्थर कॉटन. ठीक. सो दिस वाज प्री इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, राइट, इंडिपेंडेंस के बाद 1960 में, इन ईयर 1960, जो हमारे उस समय मिनिस्टर फॉर स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी एंड इरिगेशन हमारे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी एंड इरिगेशन. ठीक. उस समय एक मिनिस्टर थे कॉल्ड एज के.एल. राव. तो पहले तो 1919 में बात हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में. उसके बाद 1960 में दोबारा से जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड इरिगेशन थे उन्होंने फिर से सेम चीज़ की बात की, राइट. उसके बाद अगेन, और ये जो है इन्होंने प्रपोज किया था गंगा और कावेरी को जोड़ने का, कि एक तरफ गंगा एक तरफ कावेरी. बिकॉज अगेन देखो, दिस इज दैट टाइम जब आपने कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में भी पढ़ा होना, राइट. हम स्टार्टिंग में, अच्छा, इफ नॉट राइट, आइदर वे यू विल गो थ्रू इट. ये हमने पहले पढ़ा था जब हम ड्रेनेज पढ़ रहे थे. दैट टाइम वी ऑल्सो डिस्कस्ड कावेरी रिवर डिस्प्यूट. इनफैक्ट ये भी बोला था कि जस्ट गूगल इट अ लिटिल, इसका पूरा पूरा हिस्ट्री देखिएगा, राइट. प्री इंडिपेंडेंस में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने एक तमिलनाडु और कर्नाटका में आपस में संधि करा दी थी, लेकिन वो 50 साल की संधि थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ईयर 60s वो जब खत्म हुई तो दोबारा से एक डेडलॉक आ गया कि अब जो कावेरी का पानी है किसको कितना मिलेगा कितना नहीं. तो कावेरी का जो एक डिस्प्यूट है, दैट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स इन द वर्ल्ड, राइट. तो ये वही टाइम था, अराउंड दैट टाइम, 60 की बात है, जब के.एल. राव जी ने ये बोला कि गंगा और कावेरी को जोड़ देना चाहिए. गंगा में तो खूब पानी है, राइट, और कावेरी में पानी की कमी है. तो कोई तरीका ढूंढ के गंगा कावेरी को जोड़ दो ताकि जो कावेरी है उसके डिस्प्यूट्स कम हो सके, राइट. दिस वाज इन 1960. उसके बाद 1982 में, इन ईयर 1982, एक बॉडी बनी देश में कॉल्ड एज नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी. नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, राइट. नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी नाम का एक बॉडी है जो देश में बना इवेंचुअली 2014 में. सो वी आर जस्ट सीइंग एन एवोल्यूशन कि देश में किस किस तरीके से हुआ है. 2014 में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जब हमारी कैबिनेट ने केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया. केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट
गॉट अप्रूवल, ठीक है, 2014 में। उसके बाद 2015 में कृष्णा और गोदावरी की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई। कृष्णा गोदावरी का इंटरलिंकिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड 2021 में, नाउ रिसेंटली इन 2021, यूपी और एमपी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर केन बेटवा लिंक। देखो केन बेटवा जो लिंक है वो अभी तक हो नहीं पाया है, राइट। उसकी बातें चल रही हैं बहुत समय से, लेकिन यूपी और एमपी दोनों ही उस चीज़ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए, बिकॉज यूपी भी एक बहुत ही पॉपुलेटेड स्टेट है तो उसको भी खूब पानी चाहिए, और एमपी है तो उसको भी पानी चाहिए, वो भी काफ़ी बड़ी स्टेट है, राइट। तो जिसकी वजह से केन बेटवा लिंक को अप्रूवल मिले तो बहुत साल हो चुके, लगभग 10 साल हो गए, लेकिन अभी उस चीज़ पे डिसीजन नहीं आ पा रहा कि किसको कितना पानी मिले, राइट। तो अब 2021 में उन्होंने अग्रीमेंट किया था, जिसकी वजह से नाउ द प्रोजेक्ट इज अंडर वे, चल रहा है, ठीक है। नाउ सी, ये जितनी भी रिवर इंटरलिंकिंग है देश में, इट इज मैनेज्ड बाय द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। ये जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो बनी थी 1982 में, यही देश में जितनी भी इंटरलिंकिंग होती है उसको ये मैनेज करती है, राइट। एंड इसके अंडर दिस नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी देश में जो इंटरलिंकिंग होती है ब्रॉडली 3 हेड्स में होती है, मीन्स देयर आर 3 पार्ट्स टू द इंटरलिंकिंग दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। जो पहली है दैट इज द नॉर्दर्न हिमालयन रिवर इंटरलिंकिंग, नॉर्दर्न हिमालयन रिवर इंटरलिंकिंग। दूसरा जो है दैट इज सदर्न पेनिनसुलर कंपोनेंट, और जो तीसरा है दैट इज द इंट्रा स्टेट रिवर इंटरलिंकिंग कंपोनेंट। मतलब कि ओवरऑल देखें तो ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर वर्किंग अंडर द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ब्रॉडली 3 हेड्स हैं। कुछ हैं जो कि हिमालयन रिवर्स को जोड़ने की बात है। हिमालयन रिवर्स में we basically have 14 interlinking projects that are going on in the country, right? 14 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गंगा यमुना की बात हो रही है, गंगा ब्रह्मपुत्रा की बात हो रही है, या फिर गंगा का एक्स्ट्रा पानी कोसी गंडक को बात हो रही है, सो देर आर 14। इनफैक्ट आपके नोट्स में पूरी पूरी लिस्ट बनी हुई है कि वो कौन से 14 हैं जिसकी बात होती है। मेनली जो हिमालयन रिवर डेवलपमेंट में ऑल ऑफ दीज हिमालयन रिवर्स, राइट, दे आर गेटिंग इंटरलिंक्ड। उसमें चाहे रेजर्वॉयर्स बनाने हो, चाहे डैम्स बनाने हो, चाहे इंटरलिंकिंग करनी हो, बराजेस बनाने हो, ऑल ऑफ दैट, राइट, ये सब जो है इस हेड के अंदर चल रहा है। सिमिलरली एक जो है दैट इज योर सदर्न पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट, इसको सदर्न वाटर ग्रिड भी बोलते हैं, सदर्न वाटर ग्रिड, सदर्न वाटर ग्रिड। इसमें बेसिकली 5 रिवर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने की कोशिश है, राइट। देयर आर 5 रिवर्स दैट आर मेनली इन्वॉल्व्ड, दैट इज कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी एंड पेन्नार। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी एंड पेन्नार। तो मोस्टली तो क्या है कि महानदी और गोदावरी में कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी है, तो महानदी और गोदावरी से एक्सेस पानी को कावेरी में, कृष्णा में और पेन्नर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश है, राइट। तो कृष्णा एंड महानदी एंड गोदावरी, तो बेसिकली क्या है कि 5 रिवर्स को जोड़ना है, राइट। तो ये एक ग्रिड है पूरा, उसमें से भी जोड़ के होएगा क्या कि जो महानदी और गोदावरी जिसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी है, तो उसमें से जो बाकी 3 है जिसमें कंपैरेटिवली कम पानी है उसकी तरफ को ट्रांसफ़र करने की एक कोशिश है, ठीक है जी। एंड जो तीसरा है दैट इज योर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि विद इन द स्टेट, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जो कि अपनी स्टेट के अंदर ही कुछ ना कुछ इंटरलिंकिंग करने की कोशिश में है, ठीक है। तो जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में देर आर अबाउट 20
इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स दैट आर हैपनिंग विद इन द स्टेट इटसेल्फ, मतलब उसमें किसी और स्टेट का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, ना नफ़ा ना नुकसान, वो स्टेट का अपना ही है, राइट। उसको लोगे कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ को पानी ले जाना है या नहीं ले जाना है, ऑल दैट है। तो महाराष्ट्र में देर आर 20, बिहार में 6 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं इंट्रा स्टेट, देन उड़ीसा में 3 हैं, एक गुजरात में है, राजस्थान में 2 हैं, झारखंड में 3 हैं, तमिलनाडु में 1 है। ठीक है, सो दीज आर some of the projects that are working under the National Water Development Agency। अब देखो, अगर रिवर इंटरलिंकिंग की बेनिफिट्स और चैलेंजेस की बात करें तो अगेन ये भी पहले बात की है हमने। बेनिफिट्स में क्या है कि ड्रॉट्स कम हो जाएंगे, फ्लड्स कम हो जाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी, बिकॉज पेनिनसुलर रिवर्स में, पेनिनसुलर इंडिया में स्टेबिलिटी तो बहुत है, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, लेकिन वहाँ पे पानी ही कम होता है। लेकिन अगर ऊपर से पानी नीचे आना शुरू हो जाए तब फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे, राइट। सो कम ड्रॉट्स, कम फ्लड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, इरिगेशन बेहतर हो जाएगा। देश में देखो इरिगेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें पता है कि मोर देन 2/3 ऑफ द इंटायर नेट सोन एरिया ऑफ द कंट्री नीड्स रेनफॉल, राइट। वो रेन डिपेंडेंट है, उस पर इरिगेशन नहीं है, राइट। ये जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे दैट टाइम वी स्पोक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट सोन एरिया, राइट। तो क्या है कि एग्रीकल्चर, अगर इरिगेशन बेहतर होगा तो एग्रीकल्चर बेटर हो जाएगा, एग्रीकल्चर बेटर हुआ तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और इन्हांस हो सकती है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। ऑल्सो इनलैंड वाटरवेज, राइट, कि अब अगर तो बाय वाटर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है अगर हमने रिवर्स को ज़्यादा इंटरलिंक कर दिया, राइट। सो बेनिफिट्स काफ़ी हैं, बट अगेन ऑन द अदर हैंड इट हैज़ अ बंच ऑफ इट्स ओन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। चैलेंजेस काफ़ी हैं, जैसे कि क्या, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं, है ना, स्टेट्स की आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। देयर मे बी डिफॉरेस्टेशन, राइट, काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की भी संभावना है, डिस्प्लेसमेंट होने की संभावना है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं। फ्लोरा एंड फौना, एक्वाटिक फ्लोरा फौना की प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज अगर कोई अब फ्लोरा फौना एक जगह पे वो सेटल्ड है, लेकिन अगर आप उसको इंटरलिंक करके किसी और रीजन में ले गए, वहाँ पे इट मे और मे नॉट बी एबल टू मैनेज प्रॉपरली, है ना, वो हो सकता है। प्लस ऑल्सो द कॉस्ट, राइट, ये जो इंटरलिंकिंग है इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर फॉर दैट मैटर, है ना, तो बहुत महंगा भी ये पड़ सकता है। तो यही है कि कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन मेन चीज़ तो ये आ जाती है कि करना क्या है एट द एंड ऑफ द डे, कि हमें रिवर को इंटरलिंक करना भी चाहिए कि नहीं। तो उसमें क्या है कि देखो, जहाँ पे हो सके पहले तो लोकल सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो, है ना। लोकल सोल्यूशन में चाहे आप वाटर कंजर्वेशन की कोशिश करें, वेस्टेज को कम करने की कोशिश करें, एफॉरेस्टेशन करें, है ना, आइदर वे कि किसी भी तरीके से जो कि अगर मान के चलो हिमालयन रिवर्स हैं तो हिमालयन रिवर्स में फ्लडिंग हो जाती है, लेकिन अगर उसके अपर रीजन्स में ही बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दो तो पेड़ पौधे से क्या होगा, अगर पानी सरप्लस हुआ तो वो मिट्टी से रन ऑफ नहीं होगा, इंस्टेड वो अब्जॉर्ब होकर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ना। तो दैट कैन बी ट्राइड। और जहाँ पे ड्रॉट्स आते हैं वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग वगैरह शुरू करो, है ना, ताकि क्या है कि ड्रॉट प्रूफिंग, राइट, ये हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, DPAP, राइट, ड्रॉट प्रूफिंग एरिया प्रोग्राम। तो क्या है कि अगर ड्रॉट वाले एरियाज में ड्रॉट प्रूफिंग हो जाए, फ्लड वाले एरिया में फ्लड प्रूफिंग हो जाए, तो उसके चलते जो आपको रिवर को इंटरलिंक करने का इतना ज़्यादा जो जहमत है उठानी ही नहीं पड़ेगी, राइट। प्लस ये है कि चलो अब अगर करना भी है तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पहले एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो जानी चाहिए, प्रॉपर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो जानी चाहिए, राइट। बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड मोर देन दैट एक प्रॉपर फीजिबिलिटी स्टडी, एक नेसेसिटी की स्टडी और एक फीजिबिलिटी की स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कितना फीजिबल है, कितना नहीं है। और अगर करना भी है तो छोटे रिवर्स से शुरू करो, राइट। छोटे छोटे रिवर्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो उससे हमें बहुत सारे नफ़ा नुकसान पता चलेंगे, बेहतरीन जो हम और बेहतर मेथड्स पता चलेंगे, राइट। सो अगर चलना भी है तो बेबी स्टेप्स, राइट, वैसे जो है वो बढ़ना चाहिए। सो दैट इज़ मोर और लेस अबाउट इंटरलिंकिंग इन द कंट्री। Now you see, देश में बहुत सारे we have another topic that is called as your natural hazards, right, कि देश में natural hazards आते हैं। वो hazards
क्यों आते हैं, कहाँ आते हैं और उसको सही कैसे करना चाहिए, राइट, मेन थिंग्स। देखो मेनली जो आपके हैजर्ड्स हैं दो तरीके के होते हैं, नेचुरल हैजर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ जो होते हैं दोज आर जियोलॉजिकल, कुछ होते हैं वेदर रिलेटेड, जियोलॉजिकल एंड वेदर रिलेटेड। अब जो तो है जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल का मतलब क्या, जो आपके टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होते हैं, राइट। टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से किस टाइप के हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, सुनामीज, यही है इस टाइप की चीज़ें, राइट। वो सब जो है ये बेसिकली हमारी टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से जो भी डिजास्टर आता है या जो भी हैजर्ड आता है दैट इज़ योर जियोलॉजिकल। और जो वेदर रिलेटेड है, वेदर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कोई एग्जांपल दे सकते हैं वेदर रिलेटेड? साइक्लोन्स, वेरी वेल, सही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और कुछ, थंडरस्टॉर्म, फ्लड्स, ये सब वेदर रिलेटेड ही है, राइट। सो दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है दैट मेंशंस अ फ्यू, इट मेंशंस लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स एंड ड्रॉट, राइट। ये 5 की बात करता है, सो वी विल आल्सो डिस्कस ऑल 5। सबसे पहला जो होता है दैट इज लैंडस्लाइड। अच्छा, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट अ लैंडस्लाइड इज? ओके, क्या होता है? हाँ, लैंड कहीं से खिसक के नीचे गिर जाता है, राइट, इट स्लम्प्स डाउन। तो बेसिकली क्या है कि इट इज द रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक और सॉइल, राइट। काफी रैपिड मूवमेंट होता है रॉक का या सॉइल का, साथ में वेजिटेशन का, ओके, वो भी डाउन द स्लोप। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के इम्पैक्ट में स्लोप से नीचे जब मिट्टी, पत्थर, कोई वेजिटेशन, कुछ भी जब वो गिर जाता है तो उसको हम लैंड स्लाइड बोलते हैं, सही। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि अब जैसे ये पहाड़ है, ये यहाँ पे रिवर है, यहाँ से अगर लैंडस्लाइड हो गई तो ये रिवर नहीं, सॉरी, ये रोड है, ठीक है, यही सड़क जा रही है, ये पहाड़ है, यहाँ से अगर ये नीचे गिर जाए तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो गया, राइट। दीज आर व्हाट आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंडस्लाइड डैम्स। लैंडस्लाइड डैम ये रोड पे भी हो सकता है या रिवर में भी हो सकता है, कहीं पे भी अगर इतना बड़ा ऐसे चंक गिरा और उसने सारा का सारा ब्लॉक कर दिया, सो दैट ब्लॉकेड दैट कम्स बिकॉज ऑफ अ लैंडस्लाइड इज कॉल्ड एज द लैंडस्लाइड डैम, ठीक। अच्छा, मेरे को लैंडस्लाइड के कुछ कॉजेज बता सकते हैं? लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स कुड बी वन रीजन, आई कैन से अर्थक्वेक, कोई बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया तो पहाड़ का कुछ हिस्सा एकदम ऐसे फिसल के नीचे गिर गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है इन केस ऑफ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, राइट, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से या स्नो की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, कोई बहुत ही ज़बरदस्त वोल्केनो आ जाए तब भी हो सकता है, ठीक। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो सकता है। नॉर्मली अगर पेड़ है तो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो जो मिट्टी है वो भी लूज हो जाएगी, विल बिकम मच मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है। हमारे देश में, ओवरऑल इंडिया में कुछ 15% एरिया है दैट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, और वो एरिया कौन सा है? या तो हिमालयस या तो Western Ghats. These are the only 2 areas in the country that are prone to landslides. Because यही 2 areas है जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे earthquake की प्रोननेस है, जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट। तो ये जितने भी कॉजेज थे वो सबसे ज़्यादा यहीं पे इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आने का भी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहीं पे रहता है। अच्छा, इससे इम्पैक्ट क्या आ सकता है? अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट्स ऑफ इट?
ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्लोरा फौना, एग्रीकल्चर, और अगर रिवर ब्लॉक हो जाए तो फ्लड्स, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ रिवर, ये भी हो सकता है। फ्लड हो गया, रिवर का कोर्स चेंज हो गया, और एनीथिंग एल्स दैट कैन हैपन। ये बिजली के खंभे वगैरह भी गिर सकते हैं, राइट, बिकॉज अगर वो गिर गया तो बिजली के खंभे वगैरह है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का प्रॉब्लम है वो भी आ सकता है साथ के साथ, है ना, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज वगैरह, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी तो चेंज इन लैंडस्केप वगैरह वो तो चलो है ही, है ना, कि वो जो जैसा दिखता था वैसा अब वो थोड़ा सा लैंडस्केप खराब हुआ, ऑल दैट इज देयर, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए बेसिकली करना क्या है, राइट, अ बंच ऑफ थिंग्स दैट शुड बी डन, राइट। वो क्या है? अच्छा, कैन यू थिंक ऑफ थिंग्स जो कि करनी चाहिए लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के लिए? नथिंग? हाँ, एक तो ठीक है, चेक कर लो का मतलब कहना है से मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, मॉनिटरिंग करो, मॉनिटरिंग से आपको रिस्क दिखे तो अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखो ये जो कुछ चीज़ें हैं दीज आर कॉमन टू ऑल सॉर्ट ऑफ हैजर्ड्स, राइट, ये कोई सिर्फ इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, आगे और हैजर्ड्स करेंगे उसमें भी सेम ही चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग है, अर्ली वार्निंग है। अच्छा, हैजर्ड मैपिंग, हैजर्ड मैपिंग का मतलब होता है आप अपने इंडिया में ये फिगर आउट करो कि कहाँ पे ये हैजर्ड सबसे ज़्यादा आ सकता है और वहाँ पे उस हैजर्ड के स्पेसिफिक जो स्टेप्स हैं वो आप ले सको, है ना, हैजर्ड मैपिंग, ताकि इन्फॉर्मेशन हो आपको देश में कहाँ पे किस टाइप की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे आपको पता है कि ये एरिया अगर कोई अर्थक्वेक आया या कोई ज़्यादा बारिश हुई तो ये फिसल सकता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं होनी चाहिए, राइट। तो कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंस्ट्रक्शन पे वो भी हो तब भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, सही। देन नेक्स्ट काइंड ऑफ हैजर्ड इज अर्थक्वेक्स। देखो अर्थक्वेक का बेसिक मैकेनिज्म तो हमने काफ़ी पहले ही पढ़ लिया है, पी वेव्स, एस वेव्स, क्यू वेव्स, आर वेव्स, सरफेस वेव्स, है ना, वो कुछ लॉन्गिट्यूडनल, कोई कंप्रेशनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, एवरीथिंग, राइट। आई वुड वांट यू टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट, देखिए कि ये कहाँ बने, क्यों बने, कैसे बने, सारा कुछ, ओके। देयर आर टर्म्स लाइक फोकस, एपीसेंटर, इट फोकस कोई हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, देन रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल। देखो ये सब क्या होते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट किया, मान के चलो इस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट किया, इसी चीज़ को आप फोकस बोलते हैं, इसी को आप हाइपोसेंटर बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होता है इस चीज़ को आप एपीसेंटर बोलते हैं, सही। सो फोकस जो है इज द पॉइंट वेर इट ओरिजिनेटेड, हाइपोसेंटर भी उसी सेम चीज़ ही होती है, एंड एपीसेंटर इज दैट एग्जैक्टली सेम पॉइंट बट ऑन द सर्फेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो अब जो एक अर्थक्वेक होता है उसको मेजर करने के कुछ स्केल्स हैं हमारे पास, ब्रॉडली दो स्केल यूज होते हैं, एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल, राइट। हैव वी हर्ड ऑफ इट बिफोर? डू यू नो अ लिटिल बिट अबाउट इट? हाँ, कैन यू टेल मी देन रिक्टर स्केल क्या, दोनों में फ़र्क क्या है बस? समथिंग, चलो आइदर वे, जो रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल का काम होता है मैग्नीट्यूड को पता करना, इसका पर्पस होता है इंटेंसिटी को पता करना। नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। अच्छा, और एक जो रिक्टर स्केल है वो 0 to 9 के स्केल पे चलता है, मर्केली स्केल 1 to 12 के स्केल पे चलता है। देखो इन दोनों का फ़र्क क्या हुआ, जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लिटरली कितनी शेकिंग हुई, राइट, मतलब इन दी एब्सोल्यूट टर्म्स कि ये शॉक जो था वो इतना था कि इतना था कि इतना ज़्यादा था, मतलब दैट, वो होता है मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी होता है कि उस अर्थक्वेक से कितना इम्पैक्ट पड़ा,
ठीक है। इट्स नॉट कि वो कितना शेक हुआ, लेकिन उस शेकिंग से कितना फर्क पड़ा, दैट इज दी मर्केली स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज समझो, एक तरफ है डेजर्ट एरिया, एक तरफ है मान लो दिल्ली, है ना, दिल्ली जो है फुल्ली क्राउडेड एरिया। अब राजस्थान में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी आ जाए, बहुत ज़्यादा शेकिंग भी हो जाए, लेकिन अगर वो एरिया में कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, तो मर्केली स्केल में वो फिर भी नीचे ही आएगा। रिक्टर स्केल विल से वेरी हाई कि हाँ जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया, लेकिन मर्केली स्केल विल स्टिल से कि देखो जब तक कुछ ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आया तब तक वो हम उसको स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक नहीं मानते। ऑन दी अदर हैंड अगर दिल्ली पे हल्का सा अर्थक्वेक भी आए, लेकिन उसके चक्कर में बिल्डिंग्स गिर जाए, राइट, उसके चक्कर में लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, तो क्या है, रिक्टर स्केल विल से कि हल्का अर्थक्वेक था, लेकिन मर्केली स्केल विल से कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। व्हाई? बिकॉज इम्पैक्ट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड मीन्स लिटरली कितनी शेकिंग हुई, इंटेंसिटी मीन्स उस शेकिंग की वजह से इम्पैक्ट कितना हुआ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखो दुनिया भर में इन द वर्ल्ड अराउंड 70% ऑफ द अर्थक्वेक्स वो आते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट में। अराउंड 70% ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर इन द सरकम पैसिफिक बेल्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द सरकम पैसिफिक बेल्ट? सरकम पैसिफिक बेल्ट इज पैसिफिक बेल्ट के आसपास का एरिया। हाँ, वोल्केनोज बहुत आते हैं, वो एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, राइट, पैसिफिक प्लेट एक तरफ एंड एक तरफ यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, सब के साथ उसके कन्वर्जेंस है। तो कन्वर्जेंस के चलते यहाँ पे खूब वोल्केनोज है और साथ के साथ खूब अर्थक्वेक्स है। तो दुनिया भर के 70% अर्थक्वेक्स तो सिर्फ सरकम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। दुनिया के 20% जो अर्थक्वेक्स हैं वो आते हैं मेडिटेरेनियन से लेके हिमालयाज तक। मेडिटेरेनियन से लेके हिमालयाज, अब देखो तो ये मेडिटेरेनियन है, यहाँ पे हिमालयाज हैं, ठीक है। अब अगर याद करो जब हमने वर्ल्ड पढ़ा था तो वीव सीन कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहाड़ी पहाड़ है, देयर इज अ बंच ऑफ माउंटेन्स हियर, राइट। फिर वो चाहे किरथार है, सुलेमान है, इधर इस तरफ को कैलाश रेंज है, राइट, देन इधर एनाटोलियन, यहाँ पे एनाटोलियन प्लेटू था, राइट। तो हियर वी सी अ बंच ऑफ माउंटेन्स, राइट। ये सारा का सारा बेसिकली यहाँ पे पामिर नॉट से निकलते हुए पहाड़ थे दोनों तरफ को। तो मतलब दिस इज अनदर कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो देश ने दुनिया के जो 20% अर्थक्वेक्स हैं दे आर हियर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन अप टिल द हिमालयन बेल्ट। तो यहाँ पे सिर्फ हिमालयास की बात नहीं करें, मेडिटेरेनियन से शुरू हो जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे भी खूब सारे हैं, एल्प्स हैं, ज्यूरा है, पिंडस माउंटेन्स है, बाल्कन माउंटेन्स हैं, राइट। और आते आते इधर हिमालयास तक जो है वो सारे के सारे पहाड़ जो हैं यहाँ पे 20% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड वो यहाँ पे आते हैं। और जो बाकी का 10% है वो तो इधर उधर स्प्रेड आउट है, ठीक है, दैट इज जस्ट स्प्रेड आउट ऑल अक्रॉस। लेकिन जो मेजर बेल्ट है दैट इज अलोंग योर सर्कम पैसिफिक बेल्ट एज वेल एज योर मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट। सही है जी। अब देखो जो अर्थक्वेक्स है, अर्थक्वेक का जो कॉजेज हैं, कॉजेज क्या रहते हैं अर्थक्वेक के? कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू? ठीक है, कन्वर्जेंस मतलब फोल्डिंग, डाइवर्जेंस मतलब फॉल्टिंग, और कुछ देखो ये है नेचुरल, राइट, दीज आर नेचुरल रीजंस। कोई मैन मेड रीजंस भी है? हाँ ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा माइनिंग है वो हो सकता है, डैम्स हैं कोई बहुत बड़ी बड़ी, तो प्रेशर एक जगह पे लगाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है ना। या फिर कोई बहुत बड़ा लेट्स से कोई एक्सप्लोजन है ना, कोई टाइप ऑफ एक्सप्लोजन हमने कर लिया, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर दैट मैटर, है ना। मान के चलो हमने ओशन के बीच में एक बड़ा सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया जस्ट टू टेस्ट आवर न्यूक्लियर वेपन, या जैसे राजस्थान में किया था, पोखरा में किया था, शायद सुना हो डिफेंस में, राइट। पोखरा में भी हमने हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो हमने चेक, सॉरी नॉट पोखरा, पोखरन, राइट, जो अभी पोखरन में हमने उसको चेक किया था। तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज कि उसके चलते जो है
इम्बैलेंस आती है, एक शॉक वेव्स जनरेट होती है और वो शॉक वेव्स के चलते जो है कुछ एरियाज पे अर्थक्वेक्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, राइट। या कोई बहुत मेजर लैंडस्लाइड हो गया, कोई बहुत मेजर वोल्केनो आ गया, तो इन सब के चलते अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, राइट। हाईली लाइकली दैट अर्थक्वेक्स मे बी प्रेजेंट, ओके। अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रोन है, द रीजन दैट इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स, राइट, वो कौन सा होएगा? हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट, राइट। ये जितना भी हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है और कन्वर्जेंट बाउंड्री होने की वजह से फोल्डिंग है, उसके चलते यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोल्केनोज हैं देखने को मिलते हैं, विच इज़ वाई इट फॉल्स इन जोन 5 ऑफ द अर्थक्वेक प्रोननेस। यू नो, अर्थक्वेक्स की जोन्स होती हैं 1 2 3 4 5। 1 मतलब बहुत ही कम, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं। 1 मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आता। जोन 2 होता है जहाँ पे बड़ा रेयर कभी आ जाए। जोन 3 होता है बिल्कुल ही थोड़ा बहुत, राइट, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा बहुत। जोन 4 होता है कि हाँ ठीक है, उस वहाँ पे तो नहीं आएगा अर्थक्वेक, लेकिन वो अर्थक्वेक से इम्पैक्ट हो सकता है कि उसके आसपास अर्थक्वेक वाली जगहें हैं। जैसे जोन 4 है, तो जोन 4 में हमारे इंडिया में कौन सा आएगा? ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, हिमालयाज के नीचे नीचे का जितना एरिया है, राइट, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, ये सब जो है ये जोन 4 में आते हैं, राइट। कि यहाँ पे तो फोल्डिंग नहीं हुई है, लेकिन ये फोल्डिंग वाली जगह के काफी पास है, यू नो। 2 पे हमारा इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया, और यहाँ पे जो बाकी का नॉर्थ इंडियन प्लेन है या जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ये सब जगह है, ठीक है। तो हिमालय से जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे जो प्रोननेस टू अर्थक्वेक्स है वो कम होती रहती है, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी सम इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स? क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जब अर्थक्वेक्स आएंगे? सेम ही है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फ्लोरा, फौना, एग्रीकल्चर, राइट। उसके अलावा जब अर्थक्वेक आई तो अर्थक्वेक के साथ लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, राइट। सिमिलरली फ्लड्स आ सकते हैं, सुनामीज आ सकती हैं। अगर अंडर सी अर्थक्वेक आ गया तो काफ़ी मेजर सुनामीज भी आ सकती हैं, राइट। तो बहुत सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि जो अर्थक्वेक की वजह से ही आएंगे। अगेन इसकी मिटिगेशन में क्या है? कुछ तो अगेन सेम ही है, हैजर्ड मैपिंग करो, रिस्क रिकग्निशन करो, मॉनिटरिंग करो, अर्ली वार्निंग करो, एंड एक चीज़ जो अर्थक्वेक स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस। इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाओ जो कि अर्थक्वेक प्रूफ हो, राइट। जो अभी जापान में, आई डोंट नो इफ़ यू सॉ, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी पिछले 1-1.5 महीना पहले, कि जापान में एक अर्थक्वेक आया, राइट। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वो ऐसे ऐसे झूम रही थी, राइट, और वो झूलते झूलते थोड़ी देर बाद वो फिर से खड़ी हो गई, राइट, अपनी जगह पे। इट वॉज सच अ मैसिव अर्थक्वेक, लेकिन जो बिल्डिंग्स है वो अर्थक्वेक प्रूफ है, राइट। तो अर्थक्वेक आ भी जाए तब भी वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्डिंग जो है कोलैप्स नहीं कर रही है ना। तो उस टाइप का सोल्यूशन जहाँ पे हमें पता है कि देश में यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी बनाओ कि अर्थक्वेक आ भी जाए तो वो ना गिरे, है ना। तो दैट इज वन थिंग दैट कैन बी डन हियर। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, then we have tsunamis. सुनामी, अगेन सुनामी का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन याद है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। अंडर सी अर्थक्वेक या कोई वोल्केनो कुछ भी आ गया, राइट, लैंडस्लाइड, एनीथिंग दैट हैपेंस अंडर सी, उसकी वजह से जो एक एनर्जी है वो ऊपर तक जाती है, और ऊपर तक जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, राइट। तो वो वेव्स हैं तो वो एक के पीछे एक आती है, बहुत स्पीड से आती हैं, बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है, वो सारा कुछ, दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हमने पहले ही पढ़ा है। स्टार्टिंग में जब हम हाइड्रोस्फीयर, ओशियोनोग्राफी पढ़ रहे थे, राइट इन द बिगिनिंग, वहाँ पे वी हैड टॉक्ड अबाउट इट, राइट। यू कैन गो एंड रिवाइज दैट, ठीक है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? प्रॉब्लम्स अगेन सेम थिंग, राइट। अगर सुनामी आ गया तो सुनामी की वजह से फ्लड्स आ सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, वही एग्जैक्टली सेम थिंग्स, राइट। और उसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज भी सेम तरीके से ही करना है, राइट। कि आप हैजर्ड मैपिंग, चलो यहाँ पे तो क्या ही हैजर्ड मैपिंग करनी है, ये तो पता ही है कि जो ओशन वाला एरिया है वहीं होगा, राइट। उसके अलावा क्या है, दैट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज सुनामी वार्निंग सिस्टम।
सुनामी वार्निंग सिस्टम, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, राइट, जो कि सुनामी को मिटिगेट करने का एक तरीका है। उसमें भी अगेन देयर आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स टू द सुनामी वार्निंग सिस्टम। एक है दैट इज द नेटवर्क ऑफ सेंसर्स। नेटवर्क ऑफ सेंसर्स, ये बेसिकली ओशंस में कुछ ऐसे सेंसर्स छोड़े हुए हैं जहाँ पे अगर कोई किसी टाइप का मूवमेंट, कोई शॉक, कुछ ऐसा लगे ओशन फ्लोर में, ठीक है, तो वो साथ की साथ कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑफ सेंसर्स ओशन में लगे हैं और फिर वो जो नेटवर्क्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। हमारे देशों में उसके जो सेंस मतलब अलग अलग लैब्स में ऐसे उसके सेंसर्स है कि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आए तो हमें साथ के साथ अलर्ट हो जाता है, और अलर्ट हो सके तो हमारे पास चलो कुछ 4-6 घंटे का समय होता है जिसमें हम इवैक्यूएशन प्लान्स को एक्शन में ला सकते हैं, राइट। दैट इज अबाउट सुनामी एंड इवन इंडिया इज नाउ अ पार्ट ऑफ दिस सुनामी वार्निंग सिस्टम। जो इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम है, इंडिया उसका हिस्सा है सिंस 2004 में इंडिया में बहुत ज़बरदस्त सुनामी आई थी, राइट, जहाँ पे एक बार के लिए अंडमान निकोबार बिल्कुल ही सबमर्ज हो गया था, राइट। सो एवर सिंस इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सुनामी वार्निंग सिस्टम। देन वी हैव फ्लड्स। अब देखो जो फ्लड्स भी अगेन क्या है, किसी भी एक रिवर के नेचुरल बैंक के बियॉन्ड अगर पानी जो है वो फैल जाए तो उस चीज़ को फ्लड्स बोलते हैं, राइट। जो फ्लड्स है, फ्लड्स के भी जो कॉजेज है वो 2 हो सकते हैं, कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं, कुछ मैनमेड भी हो सकते हैं। पहले तो आप मेरे को नेचुरल बता सकते हो, सम नेचुरल रीजंस ऑफ फ्लड्स। अर्थक्वेक से फ्लड कैसे आएगा? फ्लड कैसे आएगा? फ्लड तो जब रिवर ओवरफ्लो करना है उससे क्या होगा? अच्छा ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, वो मैंने मान लिया, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से एक्सेस पानी, अच्छा ठीक है। और कोई नेचुरल रीजन जैसे फ्लड आ जाए? क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, रिमेंबर क्लाउड बर्स्ट पड़ा हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है, एक्सेसिव रेन। अच्छा, कहीं पे सुनामी आ जाए, सुनामी के चलते फ्लड्स आ सकते हैं। कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाए तब फ्लड्स आ सकते हैं। सिल्टिंग ऑफ रिवर्स, कभी कभार क्या है कि देखो रिवर का पानी नहीं बढ़ा लेकिन रिवर के बीच में इतना सिल्ट इकट्ठा हो गया कि वो उसका रिवर बेड बहुत ऊंचा हो गया, तो पानी को अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से फ्लड आ गया। तो ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल रीजंस, राइट। अच्छा, कुछ मैनमेड बता सकते हैं? मैनमेड रीजंस ऑफ फ्लड्स, डैम्स, अगर कोई डैम टूट जाए, फट जाए, हाँ ठीक है, डैम्स अगर ब्रेक हो जाए तो उससे फ्लड आ सकते हैं, ओके। और डिफॉरेस्टेशन, वही सेम, पानी अगर थोड़ा सा चढ़ा और वो मिट्टी ने अब्जॉर्ब कर लेना था लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से मिट्टी नहीं अब्जॉर्ब कर पाती, दैट इज अनदर वन, ठीक है। ऑल्सो देयर कुड बी ओवर अर्बनाइजेशन, राइट, पेड़ पौधे, मिट्टी, वाटर पार्क्स, वाटर बॉडी सब कम हो रही हैं, राइट। एंड साथ के साथ रिवर बैंक्स के पास चिपका के अगर डेवलपमेंट होगा तो अगर थोड़ा सा भी पानी चढ़ा तो वो फ्लड का रूप ले ही लेगा, जैसे उत्तराखंड फ्लड्स फॉर दैट मैटर है ना। अब गंगा का फ्लड होना हर साल आम चीज़ है, लेकिन अब अगर आप उसके बैंक्स पे ही बैठ जाएंगे तो फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज देखो नॉर्मली अगर वहाँ पे लोग ना रह रहे हो तो फ्लडिंग कोई ख़राब चीज़ नहीं होती, राइट। क्यों? क्योंकि फ्लडिंग से क्या है कि हर साल जो खेतों में नई सिल्ट की लहर आ जाती है, कुछ फ्रेश पानी और नया जो सिल्ट का एक लेयर है वो इकट्ठी हो जाती है आके फार्म्स में, जिसकी वजह से उसका फर्टिलिटी जो है वो रिजुविनेट हो जाता है। सो इट्स एक्चुअली नॉट दैट बैड। लेकिन अब अगर बीच में हम घुसे हुए हैं तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना। अब उस प्रॉब्लम में भी क्या है, लाइफ, प्रॉपर्टी, वो सब लूज होगा, एग्रीकल्चर लूज होगा,
हैबिटेट लूज होगा, बहुत सारे लोगों का, जानवरों का, पेड़ पौधों का हैबिटेट लॉस हो सकता है। ऑल्सो स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं। अगर पानी इतना चढ़ गया तो पानी खड़ा रहेगा, तो खड़े रहने से क्या होएगा, बहुत सारे मच्छर वच्छर होने शुरू हो जाएंगे, और अगर मच्छर वगैरह होंगे तो वाटर बोर्न डिजीजेस, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, वो सब जो है दैट विल ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। इंडिया का कुछ 12% एरिया है जो कि फ्लड्स के प्रोन है, वो भी कौन सा, मेनली गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है दैट इज द रीजन दैट इज वेरी वेरी प्रोन टू फ्लड्स। ठीक, बेसिन ठीक। अच्छा, इसके अलावा अब इसको कंट्रोल करने का भी क्या तरीका है, अर्ली वार्निंग, ठीक है, रन ऑफ को रिड्यूस करो, क्या एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ पौधे लगाओ, या रिवर के बैंक्स पे ज़्यादा डेवलपमेंट मत करो, डैम्स बनाओ, एम्बैंकमेंट्स बनाओ, राइट, यही चीज़ें हैं। ये इन सबको अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली जो फ्लड्स है वो कंपैरेटिवली कंट्रोल में आ सकते हैं। इनफैक्ट देश में भी हमारे पास 2 बड़े मेजर प्रोग्राम्स रहे हैं इन द कंट्री। एक तो बड़ा मेजर प्रोग्राम आया इन 1954, दैट इज द नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके तहत उन्होंने देश में बहुत सारे एम्बैंकमेंट्स, बहुत सारे एफॉरेस्टेशन और बहुत सारी डैम्स बनाई, राइट, नेशनल फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ 1954। सिमिलरली 2016 में 2016 देयर इज अनदर project called as National Hydrology Project। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, अभी ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, ये भी अगेन हमें वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रही है, राइट, वर्ल्ड बैंक इज हेल्पिंग अस, एंड उसका भी मेन काम यही है, राइट, डीसिल्टिंग करना, पेड़ लगाना, एम्बैंकमेंट्स बनाना, राइट। तो ये सारा कुछ जो है इट फॉल्स अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ 2016। ठीक है जी, समझ में, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना, राइट, जो सूखा पड़ जाता है, सूखे पड़ने को हम ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो इंडिया है, इंडिया पे जो बारिश आती है मानसून की वजह से आती है, और मानसून का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा इरेटिक है, राइट, बहुत ज़्यादा अनइवन है, कभी ज़्यादा कभी कम। इनफैक्ट ये माना जाता है कि इंडिया में 1 in every 5 years इज अ ड्रॉट ईयर। हर 5 साल में 1 साल जो होता है वो ड्रॉट ईयर ही होता है। इनफैक्ट ये वाला साल अब जो है, राइट, दिस ईयर इज ऑल्सो इट इज़ लाइकली दैट इट विल ऑल्सो एंड अप एज अ ड्रॉट ईयर, राइट, बिकॉज इस साल ये माना जा रहा है कि अब ज़्यादा बारिश तो होगी नहीं, एल नीनो ईयर है ये। तो अच्छा, रिमेंबर एल नीनो, पैसिफिक ओशन के ऊपर का सर्कुलेशन उल्टा हो गया, जिसकी वजह से बारिशें कम होती हैं। तो ये साल जो है एल नीनो साल है। एल नीनो साल होने की वजह से अब देखो दिख भी रहा है, अब गर्मी देखो, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ मार्च एंड इट इज़ बिन 1 week ऑलरेडी एंड द टेम्परेचर्स आर एट 30 डिग्री ऑलरेडी, है ना, 30 डिग्री तक तो आ चुके, और ये मान रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ मार्च 38-40 के आसपास भी जाने की संभावना है बाय मार्च इटसेल्फ, है ना। तो अब आप देखो कब आया मई, जून और जुलाई, और कब जाके गर्मी खत्म हुई, है ना। तो क्या है, अब दिख भी रहा है। तो ये साल भी जो है वो ड्रॉट ईयर होने की पूरी संभावना है, हाईली लाइकली। गर्मी ज़्यादा होगी, बारिशें कम होंगी। अगले साल भी ये हाल रहा, हो सकता है कभी कभार एल नीनो एक्सटेंड हो जाता है, 2 साल 3 साल तक भी एक्सटेंड हो जाता है ना। तो फिर बस यही है, दिस इज़ आवर फेट, है ना, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इसी चलेंगे और क्या, राइट। तो चलो वही है, देखो एक चीज़ होती है ड्रॉट से, द पीपल हु हैव सम बेसिक रिसोर्सेज एंड एक्सेस, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर बारिशें कम पड़े छोटे फार्मर्स को, राइट, उन सबको ज़्यादा दिक्कतें हैं। जिनकी क्रॉप फेल होगी, उनके पास गर्मी तो है, साथ में पैसे भी नहीं है, तो उसका क्या करेंगे। एक्चुअली बिगर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट,
ना, तो उसके कंपैरिजन में हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी डॉर्फ हो जाती हैं। द वेरी फैक्ट कि जी गर्मी लग रही है ना, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग एज़ कम्पेयर टू समवन हु सेज कि हमारी क्रॉप फेल होगी, पैसे नहीं है ना, फीस नहीं भर सकते, दवाई नहीं ले सकते, खाना नहीं खा सकते, यू नो, दैट बिकम्स अ मच बिगर प्रॉब्लम। तो देखो, अब जो ड्रॉट है, ड्रॉट की बहुत तरीके होते हैं, मतलब देर आर कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती ड्रॉट की, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ थिंग कॉल्ड एज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब ये होता है, अगर हमारी एवरेज से बारिश 75% रह जाए, मतलब इफ द रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द एवरेज रेन, ठीक है, जैसे इंडिया में ऑन एवरेज 110 जो mm है उतनी जो बारिश आती है, राइट, लेकिन अगर उसके 75% से वो कम हो जाए तो उस चीज़ को मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो 5-7% कम हुई, 10-12% कम हुई, तब लगता है कि चलो ठीक है, कम रेनफॉल वाला ईयर था, ड्रॉट नहीं डिक्लेयर करते। ड्रॉट होता है जब 75% से भी नीचे रह जाए बारिश, राइट, दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। और ये ज्यादातर क्यों होता है? जब मानसून लीन आती है, लीन मानसून, जब बारिशें ही कम पड़ती है, राइट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट तभी आता है जब बारिशें ही कम है, जैसे इस साल होने की संभावना है। अब इस साल जो है मेट्रोलॉजिकल, that I'm scaring you. I'm not scaring you. I'm just trying to explain you a category because इसके आगे और कैटेगरीज करनी है। लेकिन क्या है कि देखो, जब बारिशें ही कम आनी है, that is called as meteorological drought. उसके अलावा एक और ड्रॉट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। Again, I'm not saying होगा, I'm saying संभावना है, राइट, तो वो अलग चीज है, you never know. चंडीगढ़ में तो लाइट भी कम जाती है थैंकफुली। चलो कोई बात नहीं, ये भी निकल ही जाना है, दिस टू शैल पास। अब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब ये होता है जब वाटर के लेवल्स नीचे चले जाएं। इट डजंट नेसेसरली मीन बारिश कम हो रही है, इट जस्ट मीन्स कि पानी का लेवल कम है। पानी का लेवल अगेन किस टाइप का, या तो सरफेस वाटर या तो ग्राउंड वाटर, कि या तो सरफेस वाटर कम हो गया या ग्राउंड वाटर कम हो गया। अच्छा, जो सरफेस वाटर है, राइट, सरफेस वाटर कम का मतलब क्या, जो रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, टैंक्स में, लेक्स में अगर पानी कम हो जाए उसको बोलते हैं सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अगर ग्राउंड वाटर कम हो जाए, ठीक है, तो मतलब वो तो समझ में आता है कि ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो नीचे चला गया, तो दैट इज ग्राउंड वाटर ड्रॉट। और ये सारा का सारा होता क्यों है ना, दिस इज नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। यहाँ पे बारिश अगर पूरी हो भी तब भी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आ सकता है, राइट, फॉर सेवरल रीजंस, जैसे डिफॉरेस्टेशन, राइट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, राइट, अब बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, उतना रिचार्ज नहीं हो पा रहा जितना ज्यादा यूज हो रहा है, उसकी वजह से आ सकता है। या जो इकोलॉजिकली हजार्डस माइनिंग वगैरह जो होती है उसकी वजह से हो सकता है। मतलब कि ये ज्यादातर कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आ सकता है। तो मेट्रोलॉजिकल मोर और लेस नेचुरल होता है, हाइड्रोलॉजिकल कुछ एक्सटेंट तक एंथ्रोपोजेनिक रीजन से आता है, जब एक तरीके से आपकी वाटर बॉडी सूख गई, चाहे वो ग्राउंड वाटर है चाहे वो सरफेस वाटर है। ठीक है जी। तीसरा जो होता है दैट इज योर एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब ये होता है कि मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो इतना का कम हो गया कि वो क्रॉप को सस्टेन करने लायक नहीं है, राइट। व्हेन देयर इज लेस देन रिक्वायर्ड मॉइस्चर इन द सॉइल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अब ये क्यों हो सकता है? वाई विल देयर बी लेस मॉइस्चर इन सॉइल? फॉर सेवरल रीजंस। एक तो ये हो सकता है कि आप वेराइटीज ही ऐसी यूज कर रही है जो खूब सारा पानी सोख लेती हैं, जैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज लगाई जिसने खूब सारा पानी सोख लिया, ठीक। आप कोई ऐसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगा रहे हैं जिसको पानी चाहिए ही बहुत ज्यादा,
राइट। अब नॉर्मल पानी है लेकिन आपने वहां पे जाके चावल लगा दिया, तो अब चावल तो फिर नहीं सस्टेन कर पाएगा ना, और अगर क्रॉप सस्टेन नहीं हो पा रही तो आप कहेंगे जी एग्रीकल्चरल ड्रॉट चल रहा है, ठीक है। तो वो होता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, जहां पे पानी में उतना मॉइस्चर नहीं है जितना वहां की क्रॉप को चाहिए, राइट, वो हुआ एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एंड उसके अलावा ये होते हैं मेन 3 टाइप्स, ये होती है। एंड उसके अलावा देयर इज ऑल्सो सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट and also ecological drought. सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट। सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट का तो एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि देश में जब खाने की इन जनरल थोड़ी सी कमी हो जाए, खाने की और इनकम की जो, और पानी की, मतलब इन जनरल जो लोगों को रिक्वायरमेंट है, जब वो कम हो जाए तो दैट इज नॉट रिक्वायरमेंट, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसकी सप्लाई ना उतनी हो पाए, दैट इज कॉल्ड ए सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, राइट। तो उसमें जरूरी नहीं कि देश में पानी कम है, राइट, उसमें और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है। हमने पहले भी बात की है कि बहुत सारे बॉटल नेक्स आ सकते हैं, राइट, तो उसके चलते वो होता है सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। और इकोलॉजिकल ड्रॉट ये होता है जब इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, उसमें चाहे कैटल की डेथ होनी शुरू हो जाए, मतलब आपको वैसे मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कैटल वगैरह जो है उनके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली पानी कम है, दे नॉट एबल टू मैनेज, है ना। सिमिलरली कुछ इकोसिस्टम्स आपके कुछ फॉरेस्ट वगैरह में जो पेड़ हैं वो मरने शुरू हो जाएं, है ना। तो आपकी ओवरऑल अगर इकोलॉजी का प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज योर इकोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक। सो दीज आर दी सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स वी हैव। अब देखो इंडिया में जो ड्रॉट है, अगेन कैन यू टेल मी द रीजन्स दैट आर मोर प्रोन टू ड्रॉट्स इन इंडिया? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जिसमें राजस्थान है, पार्ट्स ऑफ गुजरात है, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब है, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा है, दैट इज वन पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो रिमेंबर तेलंगाना प्लेटू, रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज वेल एज ईस्टर्न घाट्स, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑप्टिमल बारिश नहीं आती। एंड ड्रॉट प्रोन है, लेकिन वहाँ पे डीपीएपी ड्रॉट प्रूफिंग की वजह से डैम्स वगैरह बन गई हैं, जिससे ड्रॉट्स कंपैरेटिवली कम आते हैं। वो प्रोन है लेकिन कंपैरेटिवली कम आते हैं सरकार के एक्शंस की वजह से। अब देखो जो ड्रॉट्स के इफेक्ट्स हैं, ड्रॉट्स के इफेक्ट्स ब्रॉडली 3 तरीके के हो सकते हैं, राइट। देयर मे बी सम इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, there may be some economic effects, there may be some social effects. Can you tell me some ecological effects environment के related? जब ड्रॉट आया तो environment को क्या फर्क पड़ सकता है? लॉस ऑफ फ्लोरा फौना, है ना, पेड़ पौधे जानवर वो सब जो है उसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, दैट इज वन। ओके, इकोनॉमिक लॉसेस, एग्रीकल्चर, हाँ ठीक है, राइट, हाँ ठीक है। देखो एग्रीकल्चर सबसे पहले तो, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो भूखमरी होनी शुरू हो जाएगी। ऑल्सो पानी चाहिए होता है बहुत सारी इंडस्ट्री को, है ना, तो पानी नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी, तो एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री सारा का सारा खराब हो सकता है। ऑन द लेवल ऑफ सोसाइटी ऑल्सो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैल न्यूट्रिशन कैन हैपन, अगर एग्रीकल्चर फेल कर गया मैल न्यूट्रिशन विल हैपन। ऑल्सो फार्मर सुसाइड्स, राइट, देखो बहुत ज़्यादा ये जो फार्मर सुसाइड का प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटेड टू ड्रॉट्स इन इंडिया। जैसे अगेन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फार्मर सुसाइड्स होते हैं दैट एक्चुअली हैपन इन योर ईस्टर्न बेल्ट, नॉट ईस्टर्न, वेस्टर्न बेल्ट, दैट इज़ योर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड होते हैं। इनफैक्ट आप एक चीज़ देखना, पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी फार्मर्स ही है मेनली, लेकिन यहाँ पे फार्मर सुसाइड्स की उतनी बात नहीं सुनने को आती जितनी आती है महाराष्ट्र, गुजरात में। रीजन बीइंग, देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, द रीजन लाइज इन द काइंड ऑफ क्रॉप दे आर ग्रोइंग। जैसे अगर आप पंजाब रीजन में हैं, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पे भी, यहाँ पे अगर आपकी क्रॉप फेल भी हो जाए, बाय फेल का मतलब ये तो नहीं होता कि उसमें से एक दाना भी नहीं निकला, उसका मतलब ये होता है कि कम आई, बहुत ही कम हो गई, है ना। तो क्या है कि आप जब फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं तो
इवन इन द वर्स्ट ईयर इतना होगा कि आपके पास बेचने लायक कुछ नहीं है, खाने लायक तो है, एटलीस्ट यू हैव समथिंग दैट यू कैन ईट, आप कम से कम भूखे नहीं सोएंगे, दैट मच इज अश्योर्ड। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के फार्मर हैं, महाराष्ट्र के फार्मर में आप उगा रहे हैं जी कॉटन, कॉटन की क्रॉप हो गई फेल, अब आप उसको बेच नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, तो करोगे क्या, है ना। तो वो जो होता है कि एक्सट्रीम टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको फार्मर सुसाइड्स का जो प्रॉब्लम है वो वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड है। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसको मैनेज कैसे करना है, ड्रॉट प्रूफिंग, राइट। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, डैम्स बनाओ, राइट, ड्राई लैंड फार्मिंग करो, कि ऐसी इन क्रॉप्स की खेती करो जिसमें कम से कम भूखमरी तो ना हो, राइट, जो पानी कम भी हो तब भी वो एग्जिस्ट कर पाए,